लगातार जो आंचल जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। मंत्रियों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, अपनी जान बचाने के लिए सेना अब उनका घेरा बनाकर उनको रेस्क्यू कर रही है। ये स्थिति हो गई है नेपाल में। देखिए, नेपाल एम्बेसी की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है नेपाल एम्बेसी पे दिल्ली पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं और एम्बेसी के आसपास जो है वो अब लोगों को जाने के लिए मनाही कर दी गई है। इसलिए हम भी एम्बेसी से थोड़ा सा दूर होकर जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि नेपाल जो कि एक इकलौता हिंदू देश है जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो पूरी तरीके से हिंदुओं की है, उसके बाद भी जब से प्रधानमंत्री ओली आए थे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उनका जो झुकाव था वो चाइना की तरफ था और उनको प्रो चाइना प्रधानमंत्री भी माना जाता था नेपाल का। और ऐसे में हमने जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि समय समय पर जो है वो करेंसी जो है चीन की तरफ से नेपाल भेजी जाती थी और वो जो करेंसी चीन नेपाल को देता था वो करेंसी पूरी तरीके से नेपाल के जो प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री ओली, खाली उन्हीं के पास तक पहुंचती थी, वो लोगों के हित के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा भरे हुए थे। और क्योंकि नेपाल एक गरीब देश है जहाँ की कह सकते हैं कि लोगों के पास रोज़गार कम है, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो टूरिज़्म है उसके ऊपर ही नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो टिकी हुई मानी जाती है। क्योंकि नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है और भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय जो हैं वो मंदिरों के दर्शन करने के, चाहे पशुपतिनाथ मंदिर की हम बात करें, इसके अलावा आप उत्तराखंड जाते हैं, पूर्णागिरी के पास में एक मंदिर है, वहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। पूर्णागिरी के अगर कोई दर्शन करने जाता है तो देखिए ये भी जानना दर्शकों को ज़रूरी है कि आखिरकार किसको फ़ायदा होगा अगर नेपाल में आग लगती है, नेपाल में आगजनी होती है। तो इसमें सीधे तौर पर फ़ायदा जो है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका को इसमें फ़ायदा होगा और इसमें अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि भारत के आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें शांति बनी रहे। और ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार भारत को क्या नुकसान होगा। भारत को नुकसान ये होगा कि इसका जो फ़ायदा है, क्योंकि चीन जो है वो कभी किसी का सगा नहीं हुआ है, पाकिस्तान हमेशा से भारत को आग दिखाता रहा है, तो यहाँ पर भारत और चीन का फ़ायदा होगा अगर नेपाल में आगजनी होती है। वो फ़ायदा इसलिए होगा, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि फेक करेंसी जो है, अगर इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल जो है नेपाल में रहता है तो वो भारत में आनी शुरू हो जाएगी, आतंकवादी घुसपैठ करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीमा जो है वो भारत और नेपाल की जुड़ी हुई है। हमें एक्स्ट्रा हमारी जो फोर्सेस है वो नेपाल की सीमा पर अब तैनात करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि नेपाल में हमें जो हमारी नेपाल और भारत की सीमा है उतनी फोर्स तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ती रही है, क्योंकि नेपाल से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। कहा जाता है और कि ऐसे में भारत हमें और जो नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, और जब जब नेपाल पर कोई आपदा आई है या फिर नेपाल में किसी प्रकार की कोई परेशानी खड़ी हुई है तो भारत ने उसका हर संभव मदद की है और हर संभव परिस्थिति में वो उनके साथ खड़ा रहा है। फिलहाल विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हम नेपाल की हर एक परिस्थिति पर मॉनिटर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। क्या किसी प्रकार की कोई बातचीत की पहल भी की जा रही है, किसी प्रकार का कोई कदम भी उठाया जा रहा है क्या? देखिए, संदेश तो साफ है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बात को लेकर ट्वीट करते हैं कि शांति व्यवस्था जो है वो बनाए रखिए, युवाओं को आग्रह किया है, उपद्रवियों को उन्होंने आग्रह किया है कि शांति का रास्ता ही हर बात का समाधान है, बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। हर कोई ये कह रहा है कि आप बातचीत से समाधान निकाल सकते थे। जब आप सोचिए कि जो ऐप्स जो हैं बैन की गई थी उनसे बैन वापस ले लिया गया, तो फिर आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि इतनी ज़्यादा आगजनी हर एक शहर में नेपाल के आगजनी हो रही है? तो इसका सीधे तौर पर कारण जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ओली सरकार का जो झुकाव था वो पूरी तरीके से चीन के पक्ष में था, चीन की गोद में जाके ओली बैठ गए थे। इस तरीके के आरोप जो है वो एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं। और यही कारण था कि वहाँ की जनता जो है पूरी गवर्नमेंट को करप्ट मानती थी कि जितना पैसा देश के विकास के लिए आ रहा वो पैसा पूरी तरीके से नेपाल की गवर्नमेंट के पास रहता था, वो जनता के हित के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो युवा थे या जो कह सकते कि इसमें साजिश भी
बताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं उनमें तनाव बना रहेगा, तो भारत की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से असुरक्षित रहेंगी, भारत में भी उसकी वजह से तनाव बना रहेगा। और ऐसे में अगर भारत, चीन और रशिया अगर एक हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका पूरी तरीके से नुकसान जो है वो अमेरिका को होगा। और आप देख भी रही होंगी कि इन दिनों जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो झुकाव है अब भारत की तरफ एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ यानी कि अमेरिका एक उस हाथी की तरह है जिसके दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है, और वही रवैया जो है यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। लेकिन आजकल ये नेपाल में मीडिया अगर हिंसा रहेगी प्लेटफॉर्म तो पर जाहिर लगे सी बात बैन है से कि हताश चिंगारी हुए, भारत में निराश भी हुए आएगी। और गुस्साए जो जेंजी जनरेशन है या फिर जो युवा है वो सड़कों पर उतरे, ये मान लिया जाए, क्योंकि यही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे युवा एक दूसरे से जुड़े और एक नेपो बेबी एक ट्रेंड किया वहां पर, एक आंदोलन जिसने भाई भतीजावाद से किस कदर लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार से किस कदर लोग परेशान हैं, उसको एक हवा दी, उस ट्रेंड को एक हवा दी, उस आंदोलन को एक हवा दी। तो सरकार को लगा, सरकार ने उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि भाई देखिए यहाँ तो हमारे खिलाफ ही एक हवा चल रही है, एक बयार बह रही है, लेकिन अब सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ये पहले भी हो सकता था, अगर बातचीत की जाती या अगर जनरेशन से बात की जाती, युवाओं से बातचीत की जाती, तो फिर हो सकता था इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह की दिक्कतें आती ही नहीं नेपाल में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ओली सरकार है उसका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, और चीन हमेशा से चाहता है कि भारत में जो है वो पूरी तरीके से तनाव बना रहे। हालांकि देखिए, चीन ये कभी नहीं चाहता था कि ओली सरकार जो है यहाँ से हटे, लेकिन मजबूरी थी कि इस्तीफा जो है वो ओली को देना पड़ा। और इसके बाद हमने देखा कि उनके तमाम मंत्रियों को दौड़ाया गया। इसके अलावा सब जगह पर जो है आगजनी की गई, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, मंत्रियों के आवास हो, इसके अलावा हमने देखा कस्टम, तमाम तरह के जो सरकारी कार्यालय थे, हर जगह पर उपद्रवियों ने अपना कब्जा कर लिया। यानी कि जब अपराधी जेल तोड़कर बाहर निकलकर बोले कि हम आज़ाद हुए, हमारे ऊपर अब किसी का वश नहीं, तो आप सोचिए कि एक देश की उस वक्त क्या परिस्थिति होगी। ये सोचना ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं डरावना है कि अपराधी बाहर आकर खुले में चौड़े होकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और ये दर्शाता है कि अभी नेपाल की जो स्थिति की है वो बेहद दयनीय है, बेहद डरावनी है। और अगर सेना जो है इस पूरी परिस्थिति को कंट्रोल करने पे कामयाब नहीं हुई तो इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, हालांकि इसको लेकर अब भारत की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। निश्चित तौर पर ये काफ़ी अहम हो जाता है कि इस वक्त भारत का स्टैंड क्या होगा, आंचल, भारत का रुख क्या होगा ऐसी परिस्थिति में। भारत, क्योंकि हमेशा से हम कहते हैं कि शांति के पथ पर लोगों को चलना चाहिए या देशों को चलना चाहिए, जहां हम यूक्रेन, रूस से भी ये अपील करते हैं कि वो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बातचीत के जरिए अपना एक रास्ता निकालें या फिर एक शांति के पथ पर चले। लेकिन क्या ये बातचीत का रास्ता ही या ये बातचीत का ही पथ नेपाल में भी काम आएगा? ये भारत का स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत ने हमेशा से नेपाल की हर परिस्थिति में मदद की है। नेपाल का पड़ोसी देश होने का एक फ़र्ज निभाया है, या यूँ कहे कि रोटी बेटी का जो संबंध है उस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाया है। क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता है कि नेपाल किसी भी तरीके की परिस्थिति से जूझे। हमने देखा है